अभी हम अतुल सुभाष के घर समस्तीपुर में हैं और अभी हमारे साथ उनके परिवार वाले हैं। आप कौन हुए उनके? मैं छोटा भाई हूँ अतुल सुभाष का। अच्छा। आपके भाई अपनी पत्नी से तंग आकर के, परेशान होकर के आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर लिए। ये जानकारी सबसे पहले आपके घर में किनको मिला था? मेरे घर में सबसे पहले मुझे मिला था जानकारी, बिकॉज मेरे पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था रात के 2:00 पे, जहाँ पे मेरे से उनसे उन्होंने ये पूछा कि आपकी बात अतुल से हुई है क्या। तो मैंने बोला हाँ हुई है शाम को। तो उसने बोला कि कुछ सुसाइड का मेरे पास मैसेज आया है कि आपके पास कुछ आया है, सच क्या। तो मुझे लगा कि कोई प्रैंक कॉल है, तो इसी वजह से मैंने उसको कट कर दिया। काट दिए? हाँ, मैंने बोला कि क्या बात कर रहे हो आप, सच करके मैंने फ़ोन कट कर दिया। बट फ़ोन कट करने के जस्ट बाद मैंने मेरे भाई का मैसेज देखा, व्हाट्सएप पे आया हुआ था, जो मैसेज कुछ इसी चीज़ से रिलेट कर रहा था। तो मैं डर गया, मैंने भाई को फ़ोन लगाया, बट वो भाई ने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैंने वापस से उस नंबर पे कॉल किया। मैंने पूछा कि आप कैसे जानते हो मेरे भाई को। तो उन्होंने अपना डिटेल बताया। फिर मैंने बोला कि मेरे मेरे पास कुछ ऐसा ही मैसेज आया हुआ है, तो क्या आप कैसे मेरी मदद कर सकते हो बैंगलोर में। तो उन्होंने बताया मेरा घर तो 2.5-3 घंटे की दूरी पे है। तो मैंने बोला कि आप तो बहुत लेट हो जाओगे, तो मुझे कोई और सपोर्ट आप दिलवा सकते हो क्या बैंगलोर में। तो उन्होंने बोला मैं पुलिस से बात करता हूँ, पुलिस को बोलता हूँ, वो जाएंगे और देखेंगे। बैंगलोर पुलिस को उन्होंने शायद फ़ोन किया था, वो लोग गए थे, बट वहाँ पे व्हीकल नहीं थी वहाँ पे। तो व्हीकल ना रहने की वजह से जो है वो गए, और वो ये बोले कि वो शायद कहीं गया होगा, इस वजह से फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो अभी हम डोर ब्रेक नहीं कर रहे। फिर मैंने उनसे बात करी। फिर मेरे पास उन्होंने जब ये रिस्पांस दिया, तो मैंने बोला कि तब तक मेरे पास मैंने देखा था कुछ मेल्स भी आए हुए थे। वो मेल्स जब आए मेरे पास, तो मुझे ऐसा वो लगा कि बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है उस मेल में इस चीज़ से रिलेटेड। तो मुझे लगा कि कुछ गलत है। मैंने उनको बोला कि सर आप किसी तरह रिक्वेस्ट करके पुलिस वाले को बोलें कि आप वो रोड ब्रेक करें, बिकॉज मेरे पास जो कुछ मेल्स भी आए हुए हैं, कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें वो ठीक नहीं है। तो प्लीज़ आप मैं ऑथराइज़ कर रहा हूँ कि आप वो रोड ब्रेक करें। तो उन्होंने पुलिस वाले को फ़ोन करके फिर से उन्होंने भेजा डोर ब्रेक करने के लिए। तो शायद डोर ब्रेक जब हुआ तो ये चीज़ें हो चुकी थी, और ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। टाइम कितना हो गया होगा? कब डोर को कब ब्रेक किया गया था? तब तक ये 5 बजे के आसपास, मुझे लगता है 5 या 5:30 बजे के आसपास जो है वो ब्रेक हुआ था। इन बिटवीन मैंने 3 बजे के आसपास ही मैंने जब अपने एफर्ट्स कर लिए थे थोड़े बहुत, जो मुझे नेगेटिव मिल रहे थे, और मेल्स और ये सब चीज़ें देख के मुझे नेगेटिव चीज़ें दिख रही थी, तो फिर मैंने फादर को भी फ़ोन कर दिया था रात को ही कि ऐसे ऐसे आपके पास कुछ ऐसा कुछ मैसेज आया है क्या, ऐसा कुछ चीज़ें आई हैं क्या, और भैया ने कुछ ऐसा आपको भेजा है क्या। बट मेरे पास कुछ वैसी चीज़ें भेजी हैं, तो आप लोग को चलना पड़ेगा बैंगलोर, बिकॉज मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैंने फिर फादर का टिकट बनाया, मैंने अपना टिकट बनाया, और मैं दिल्ली से बैंगलोर गया। पापा लोग यहाँ बिहार से बैंगलोर गए। तब तक हमारे पास 6-6:30 बजे करीब कॉल आया था कि ऐसे ऐसे उसने कुछ चीज़ें गलत कर रखी है, तो आप लोग आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। आपके भैया एआई इंजीनियर थे, आर्टिफिशियल इंजीनियर थे। जी। और आप? मैं दिल्ली में सीए से रिलेटेड चीज़ें देखता हूँ, करता हूँ, और कुछ बिजनेस है मेरे जो वो भी देख रहा होता हूँ। आपके पिताजी बता रहे थे कि मैं एक साधारण से परिवार से बिलोंग करता हूँ। आप दोनों को पढ़ाने के लिए काफ़ी संघर्ष किए हैं। आप काफ़ी मेहनत करके आप दोनों भाई इस मुकाम को हासिल किए थे। सर, मेरे भाई ने जो वीडियोस बनाए हैं या मेरे फादर से जो बातें की हैं, उसमें सिर्फ वही बोलता है, ये बोला है उसने लास्ट में कि अगर मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो पापा आपसे करता हूँ, इस भगवान से भी ज़्यादा अगर प्यार करता हूँ तो मैं आपसे करता हूँ। मेरे पापा ने जितना स्ट्रगल अपने पूरे लाइफ में किया है, शायद अगर पूरी कहानी बनाने पे आऊँ मैं अगर, तो शायद 2 दिन भी कम पड़ेंगे मेरे लिए कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया है और जहाँ तक ये पहुँचे हैं मेरे फादर। जब मेरे फादर 3 साल के थे तब उनके फादर मदर दोनों एक्सपायर कर चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका लाइफ
कैसे आगे चला होगा, वो कहाँ से और कहाँ तक पहुँचे हैं। आज तक उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी के साथ कुछ वो अपने नाम को उन्होंने जो बनाया है इस जगह पे रह के, आज भी लोग, आप किसी से भी पूछोगे आस पड़ोस वाले लोगों से, तो हमारे परिवार के बारे में आपको सभी लोग बताएंगे कि हमारा परिवार कैसा था, कैसा है। अच्छा, विकास नाम है ना आपका? अच्छा विकास जी, ये बताइए कि यही अगर घटना किसी महिला के साथ हुआ होता तो अब तक पूरे देश भर के लोग जो है कैंडल लेकर के या मार्च कर रहे होते, चौक चौराहे पर सब लोग उतरे हुए होते। आपके घर पर मैं आया हुआ हूँ, अभी तो यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कम लोग आ रहे हैं। तो लोगों का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सबसे पहले आपके थ्रू मैं बेंगलुरु पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एफर्ट्स करके इन 3 लोगों को पकड़ लिया है, इनसे पूछताछ कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत अपने एफर्ट्स किए हैं। और दूसरे नंबर पे मैं आप सभी मीडिया वाले लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस मैटर को बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे चलाया है। बहुत चीज़ें इसमें आपने बताई हैं कि कैसे चीज़ें हुई थी, कैसे करप्शंस का जो सिस्टम है, जो मेरे भाई ने अपने उस 80 मिनट के वीडियो में जो उसने बताया है, उस चीज़ों में उसने जो चीज़ें बताई है वो आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से बताया है मीडिया में, जिससे इस पूरे देश के लोगों को ये पता चला है कि कैसे हमारी कानून व्यवस्था ख़राब है, कैसे हमारा एक सिस्टम जो है वो करप्ट है, कैसे मैरिज जो है वो एक बिज़नेस बन गया है, जहाँ पे एक लड़की शादी करके आती है और वो कैसे हस्बैंड को एक एटीएम की तरह यूज़ करती है। कैसे ही यहाँ के न्याय पे जो न्यायपालिका होती हैं, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि शायद उनसे जस्टिस मिले हमें, वो जस्टिस देने वाले लोग ही जेंडर की बेस पे काम करने लग गए हैं। जेंडर के बेस पे जो है वो अगर आप वो जजमेंट देने लगे, ऑर्डर पास करने लगे, तो शायद हमारा विश्वास तो इस न्याय प्रक्रिया से ही उठ जाएगा। कोई एक देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना है, कोई एक ऐसा फोरम नहीं है, कोई एक ऐसी कमेटी नहीं है जहाँ पे मेन अपनी बात कर सके जाके, मेन अपनी चीज़ों को बता सके जाके कि उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है या उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है। कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे मेन अपनी राइट की बात कर सकते हैं। इक्वलिटी सिर्फ नाम का रह गया है। इक्वलिटी जो है वो क्या, इन सब चीज़ों के बाद आपको ये पता चलता है कि ये इक्वलिटी है। जेंडर बेस्ड जो है वो लॉज या लोग जो हैं वो काम करते हैं। अगर सुसाइड अगर किसी महिला ने किया होता तो शायद मेरा परिवार अभी तक गिरफ्तारी होके लोग पहुंच गए होते जेल, विदाउट एनी सुसाइड नोट और वीडियो भी। यहाँ सुसाइड नोट, वीडियो सब कुछ होने के बाद भी लोग जो है वो देर में हैं, सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें चल रही हैं। बाकी और भी मैं अपनी बात तो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने बहुत एफर्ट डाले हैं, बट बाकी के लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे जो हैं वो ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो पुलिस जो है वो डिले काम करती हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करती हैं। अच्छा, ये रीता कौशिक जो जज थी, जो जजमेंट की थी आपके भाई का केस में, यानी कि आपकी भाभी और भाई का केस में, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, मेरे भाई ने उस वीडियो में बताया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो फॉलो नहीं करती हैं। कैसे मेरे भाभी उसके सामने में जो ट्रायल होते हैं उसमें ये बोलती है कि तो अगर तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो अभी तक सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। इस लाइन पे वो जो जज हैं वो हंसती हैं। फिर उस भाभी को बाहर भेज के वो कहती हैं कि तुम अगर पैसे करप्शन के 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुम और तुम्हारी फैमिली को हम बुलाते रहेंगे, इसी जगह कोर्ट के चक्कर कटवाते रहेंगे, तो क्यों नहीं तुम पैसे दे के सेटल कर लेते हो केस को। दीपिका जी, अभी तक बिहार पुलिस से आपको कोई सहायता मिला है या यहाँ के जो नेता लोग हैं उन लोगों से कोई सहायता मिला है, उन लोगों का कोई सहानुभूति मिला है? सर, ये मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी जो यहाँ की पुलिस है वो अभी तक हमारे पास नहीं आई है मिलने के लिए। पुलिस अभी तक आपके पास नहीं आई है? इतना बड़ा मामला हो चुका है। जी, अभी तक हमारे पास कोई भी पुलिस के या पुलिस के अधिकारी नहीं आए हैं। कोई लीडर 1-2 अभी हमारे पास आए हैं और शायद कुछ लोग आने अभी बाकी हैं, बिकॉज कि कुछ पार्लियामेंट सेशंस भी अभी हो रहे हैं, तो शायद लोगों का ऐसा कहना है कि 1-2 लोग अभी और आने बाकी हैं, तो मुझे नहीं पता। बाकी कुछ 1-2 लोग आए हैं जिनसे हमने अपील की है, कुछ हमने अपनी डिमांड्स रखी हैं,
लेकिन सर हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मेरे फैमिली और जो हैं फादर मदर जो मेरे यहाँ हैं, हमने क्योंकि इसमें नाम जो दर्ज कराए हैं वो जज हैं, जो हमारे भाई के ससुराल वाले लोग हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी जानकारी है उसमें कुछ पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं। तो मुझे सिक्योरिटी कंसर्न है क्योंकि मैं हमेशा यहाँ साथ नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज मुझे जस्टिस इज़ ड्यू जो मेरे भाई ने कहा है उसको मुझे आगे बढ़ाने के लिए, उसे इंसाफ दिलवाने के लिए मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे चीज़ों को लेकर चलना है। तो मेरे लिए मेरे फैमिली का कंसर्न बहुत बड़ा है। तो मैं ये अपील करता हूँ बिहार पुलिस से, बिहार के मुख्यमंत्री से कि मेरे फैमिली को सुरक्षा दी जाए, सो दैट कि मैं अपने आगे की चीज़ों को प्रोसीड कर पाऊँ अच्छे से। आपके भाई इतना इंटेलिजेंट थे कि पहले से ही सब चीज़ आपको बता दिए कि मेरा भाई आपको क्या कुछ करना है, कैसे आगे आपकी जिम्मेवारी है, कैसे आप जो है अपने फैमिली को देखभाल करना है, ये सारा कुछ आपको ये किए थे। जी, उसने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे के वो गया है मेरे ऊपर। शायद मैं उस जिम्मेवारी को कैसे आगे बढ़ाऊंगा ये मुझे नहीं पता। मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि मेरा भाई मुझे देख रहा है, मुझे सपोर्ट करेगा हर जगह। जहाँ पे मैं गलत होऊंगा मुझे रोकेगा आके, जैसे वो पहले करता था। मुझे वो बताएगा, जहाँ मैं फंसूंगा वहाँ हमेशा वो आगे आगे खड़ा होके बोलेगा मुझे कि ये गलत है, इसको ठीक कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। बचपन से उसने मेरा, चाहे वो मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने से रिलेटेड हो या अभी लाइफ में कुछ चीज़ें, मैं अगर कुछ गलत कर रहा होता था तो हमेशा वो आगे आगे खड़ा हो जाता था कि अब मैं हूँ तो तुझे किस बात की चिंता करनी है। तो शायद वो ऊपर रह के भी मेरे से वो देखता रहेगा, मेरे से वो बात करता रहेगा। ये दर्द सिर्फ इनका नहीं है, ये दर्द उन सारे पुरुषों का है जो अभी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं और इस तरीके से आए दिन शिकार होते जा रहे हैं। यही घटना अगर किसी महिला के साथ हुआ होता तो आज पूरा देश में हाहाकार मच गया होता। और हर पुरुष तो, महिलाएं तो कैंडल मार्च करती ही, लेकिन पुरुष भी हाथ में कैंडल लेकर के चौक चौराहे पर अभी धरना दे रहे होते और कैंडल मार्च कर रहे होते कि उसको न्याय मिले, इंसाफ मिले। लेकिन आज इनके साथ हुआ है, इनके भाई के साथ हुआ है, तो कहाँ कोई कैंडल मार्च कर रहा है, कहाँ कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई विचार करने वाला नहीं है। ये इकलौता नहीं है, ऐसे कई केस जो है अब तक घट चुका है, यानी कि ऐसे कई घटना घट चुका है और बाद में भी घटेगा। लेकिन क्या हमारा भारत सरकार के जो कानून है इसमें कुछ संशोधन होगा जिससे पुरुषों को न्याय मिल सके, पुरुषों का एक मंच मिल सके कि उसको एक कोई सुने, उनकी बातों को भी कोई सुने, उनको भी न्याय मिल सके। जिस तरीके से महिला आयोग बन चुका है, महिला संगठन है, पुरुष का भी संगठन बने, पुरुष आयोग भी बने जहां पर पुरुष आकर के अपना वहां पर दुख दर्द बता सके। पहले महिलाएं पीड़ित होती थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा देश में अगर कहीं पीड़ित हो रहे हैं तो पुरुष पीड़ित हो रहे हैं। पुरुषों का दर्द कोई सुनता नहीं है, अगर वो रोता है तो दिखता नहीं है कि ये रो भी रहा है, परेशान भी है, इसके साथ क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, वो बताता भी है तो लोगों को मजाक लगता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज देखिए, अगर ये चीजें होता, कहीं पुरुष आयोग भी बना हुआ होता तो शायद हो सकता है कि इनके भाई उस वहां पर जाकर के लड़ाई लड़ रहे होते और आज यहाँ पर होते, और कोई उनको सहानुभूति भी दे रहा होता कि चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम लोग पुरुष आयोग हैं, या आपके लिए ऐसा कानून में एक और व्यवधान है जिससे आप बच सकते हैं, आपको सजा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे धारा लगाया गया है और यहाँ तक कि जजमेंट भी हो गया था कि आप दोषी हैं। बताइए कैसे कोई दोषी हो सकता है? हो सकता है कि गलती हुआ भी होगा, लेकिन यहाँ पर इतना गलत, यहाँ पर जो भी चीजें हैं, इनके जो बड़े भैया हैं वो सारा कुछ डिटेल बताए हैं कि मैंने इतना पैसा दिया, यहाँ पर किया, सारा कुछ अकाउंट का डिटेल है, सब कुछ उसमें सुसाइड नोट में मेंशन है कि किस डेट को कितने पैसे दिए हैं, कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं, कैसे इन लोगों का डिमांड बढ़ता गया। और जब एक बार 50 लाख रुपए उन्होंने मांगे तो मेरे भाई ने मना कर दिया, तो इनकी प्लानिंग शुरू हो गई कि कैसे हमें अब पैसे निकलवाने हैं इससे, और प्रोवोक करते नहीं। उसकी सास जो है वो प्रोवोक की कि अगर तुम नहीं दोगे पैसे, सुसाइड क्यों नहीं कर लेते,
तो मेरे भाई ने बोला कि सुसाइड कर लेंगे तो तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी। तो उसने बोला कि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा बाप देगा पैसा, शादी के बाद जो पैसा होता है वो सारा का सारा जो है वो वाइफ का होता है पैसा, तो तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा बाप देगा पैसा। ये लैंग्वेज थे उसके उसकी माँ के। तो मैं आप लोग ये जान सकते हो कि किस तरह की वो महिला होंगी, किस तरह के उसने संस्कार दिए होंगे अपने बेटे और बेटी को। तो आप ये समझ सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बाकी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आपकी कैसा इनके साथ साथ रहेगा, क्या कैसे आप जो है इनको साथ देंगे, कैसे अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा, ये हम सब की जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है। और बाकी इसमें तो जांच का भी विषय है, जांच भी होना चाहिए। अगर अतुल सुभाष गलत हैं तो ये कैसे गलत हो सकते हैं, जांच भी होना चाहिए। सर मैं हमेशा कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, मेरे भाई ने ऑलरेडी मेल लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेल लिखा है। और जो भी इस केस में और जो फेक केसेस मेरे भाई ने बताए हैं कि कैसे फेक केसेस उनके उसके ऊपर 9 फेक केसेस उनके ऊपर मेरे ऊपर लगाए हैं, मेरे फादर मदर के ऊपर लगाए हैं। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ अगर वो प्रूफ कर पाती हैं तो हम लोग को वो जो सज़ा दी जाए हम लोग रेडी हैं उस सज़ा को भुगतने के लिए। और अगर बर्डन ऑफ प्रूफ अगर वेरीफाई नहीं हो पाता है उनसे, तो मैं आप लोगों के थ्रू दरख्वास्त करता हूँ कि उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ये कार्रवाई ऐसी हो कि दूसरा कोई अतुल सुभाष ना बन पाए। कोई ऐसा लॉ का जो बंदा है वो इस तरह के फेक केसेस लगाने से डरे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये लॉ जिस टाइम पे ये केस फाइल हो रहे होते हैं उस टाइम पे गलत सेक्शनों में उनको समझा बुझा कर, क्योंकि वकीलों की अपनी अपनी दुकान होती है, अपनी दुकान की रोटियां सेकनी होती हैं। तो वकील जो है वो गलत सेक्शनों में जो है वो धाराएं लगा के उसको उलझाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके ऊपर फेक केसेस लगवाते हैं। और इस तरह से ट्रायल जो लोग हैं उनको ट्रायल की वजह से परेशान होना पड़ता है, मेंटली हरास होना होता है, उसे बेंगलोर से जौनपुर जैसे जगह जाना पड़ता है, इतनी बार जाना पड़ता है कि वो परेशान हो जाता है इस दौड़ते भागने में। तो उन लोगों के ऊपर भी वो लोग भी उतने ही जिम्मेवार हैं इसमें, जो ये फेक केसेस लगा के वकील जो लोगों के ऊपर फेक केसेस लगाते हैं और दौड़ाते हैं दूसरे को, जो ठीक हैं, जो सही हैं, जो गलत नहीं हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे भाई के केस में तो ऐसा भी है जहाँ पे मेरी भाभी ये कहती है कि ये केसेस तो मैंने नहीं लगवाए थे, ये मेरे वकील ने लगा दिया था। और उसके ऊपर भी जो रीता कौशिक हैं वो कुछ नहीं बोलती हैं उनको, जबकि अगर फेक केसेस लगाने के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ये कोर्ट का टाइम की बर्बादी नहीं है? उनको डांट तक नहीं लगाया जाता है, ऐसा भी मेरे भाई उस वीडियो में उन्हें बताया है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने संज्ञान में इस बात को ले और ये जो केस है इसको अपने अंदर रख के, इसको अपने अंदर कमेटी बना के, जैसे भी उनकी इच्छा हो वैसे इस केस का संज्ञान ले और अपने अंदर इस केस को देखे कि ये कितना सही है, कितना गलत है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो न्याय में सुधार करने की अगर ज़रूरत हो। एक बात और आपके भाई साहब चर्चा किए थे, बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो मेरे को वहीं जौनपुर के कोर्ट के बाहर मेरी अस्थियां हैं जिसको बहा देना। सर अगर उसे जस्टिस नहीं मिला तो हम उसकी अंतिम इच्छा जो है वो हम पूरी करेंगे। और मेरे मदर फादर ने ऑलरेडी सारे मीडिया वालों को बताया है कि अगर उसे जस्टिस नहीं मिला तो वो लोग भी अपना दाह संस्कार जो है वो वहीं पे कर लेंगे, अपने आप ही अस्थियां विसर्जन गटर में ही जाके करेंगे और अपने आप के ऊपर भी वो सारी चीज़ें अप्लाई कर लेंगे। तो उम्मीद है शायद कि इस लड़ाई में, इस जस्टिस को दिलवाने में आप सभी लोगों का हमें साथ मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस देश के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारा साथ दें, क्योंकि लड़ाई सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है, ये आने वाले टाइम पे ऐसे सभी लोगों की होने वाली है, जिसमें मेरे भाई ने अपनी जान दी है। मेरे भाई ने ये सिर्फ सुसाइड नहीं है, ये लोगों को जगाने का काम किया है, इस सिस्टम को जगाने का काम किया है। तो ये देश को जगाने के लिए मेरे भाई ने अपनी कुर्बानी दी है, तो इसकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। हम सभी लोग मिलके
इस जंग को अंतिम चरण तक लेके जाएंगे। मुझे जहाँ तक जाना होगा, मुझे जहाँ तक जो भी करना होगा, मैं आप लोग सभी के साथ हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग सभी इस मोमेंट में मेरा साथ दें, सो दैट कि मैं और आपका भाई या आपका बेटा जो अतुल सुभाष है उसको न्याय मिल सके। बाकी आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया समस्तीपुर से। नमस्कार, जय हिंद।